नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल क्लासुक में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। साथियों, हमारी स्थापत्य क्लासे सुपर 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें से हमने लगभग 40 क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया है। आगे के जो क्वेश्चन हैं आज हम सोल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चनों पर चलने से पहले साथियों एक क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं। ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया था, इसमें एक पॉइंट, उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 था आपका, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? इसमें आपका राइट जवाब है ऑप्शन सी, जावा इंडोनेशिया में स्थित है आपका विश्व का सबसे बड़ा स्तूप। इसमें जो गलती हुई थी साथियों वो ये थी कि जावा इंडोनेशिया स्तूप का निर्माण मैंने आपको केसरी शासकों बताया था। केसरी शासक बताया था। ये क्या है? ये आपका गलत है, केसरी शासक नहीं है। इसमें जो आपका राइट है कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप का निर्माण शैलेंद्र शासकों ने करवाया था। शैलेंद्र शासकों ने, ठीक है, शैलेंद्र शासकों ने इसका निर्माण करवाया था 9वीं शताब्दी में। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही नहीं, सभी के सभी क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन गलती हो आपका। बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन गलती हो जाए तो आप साथियों कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि कोई भी क्वेश्चन गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन गलती हो जाए तो आप कमेंट छोड़कर बता सकते हैं। इसी के साथ साथियों बढ़ते हम अपने आज के क्वेश्चन की ओर। 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 41 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 41, स्तूप की छत की आकृति को क्या कहा गया है? स्तूप की छत की आकृति को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए वृत्तायत, ऑप्शन बी गजपृष्ठ आकृति, ऑप्शन सी मठ, और ऑप्शन डी है आपका ये सभी। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन बी राइट होगा आपका। स्तूप की छत को आकृति को हम गजपृष्ठ आकृति के नाम से जानते हैं, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, गांधार शैली के बुद्ध पर किसका प्रभाव था? गांधार शैली के बुद्ध पर किसका प्रभाव था? ऑप्शन ए बेकस का, ऑप्शन बी अपोलो देवता का, ऑप्शन सी डायोनियस का, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। जो गांधार शैली है, गांधार शैली के बुद्ध पर जो प्रभाव दिखाया गया था वो अपोलो देवता का प्रभाव था, ठीक है। ये जो गांधार शैली है, गांधार शैली जो है, जो आपको कुषाण काल है, कुषाण काल की प्रमुख 2 शैलियाँ हैं। एक तो आपकी गांधार और दूसरी आपकी मथुरा शैली कह सकते हैं। यहाँ पे आप प्रमुख केंद्र कह सकते हैं कुषाण काल के। जो गांधार है, गांधार में तो जो भगवान बुद्ध है इन्हें राजसी अर्थात राजा के रूप में दिखाया गया है, जिसके ऊपर अपोलो देवता का प्रभाव बताया गया है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए मथुरा शैली की, तो मथुरा शैली में भगवान को मानवीय रूप में दिखाया गया है, एक पूज्य और मानवीय रूप में दिखाया गया है, और साधु के रूप में कह सकते हैं आप। लेकिन गांधार शैली में राजा के रूप में या राजसी रूप में दिखाया गया है, ठीक है साथियों। और ये क्वेश्चन था आपका कि जो गांधार शैली के बुद्ध है उन पर तो प्रभाव है अपोलो देवता का, लेकिन बात की जाए मथुरा,
मथुरा के देवता पर प्रभाव था बेकस और डायोनियस का। आप दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि गांधार शैली के बुद्ध पर किसका प्रभाव था तो अपोलो देवता का, लेकिन बात की जाए कि जो मथुरा शैली में भगवान बुद्ध बने हैं उनके ऊपर जो प्रभाव है वो किसका है, तो वो बेकस और डायोनियस, इन दोनों का प्रभाव माना जाता है। दोनों ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, तक्षशिला किसकी राजधानी है? तक्षशिला किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए है आपका बोध गया, ऑप्शन बी गांधार शैली, ऑप्शन सी मथुरा शैली और ऑप्शन डी कुषाण काल या कुषाण शैली। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गांधार की राजधानी तक्षशिला मानी जाती है। ये भी पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, भविष्य में अवतार लेने वाले बुद्ध की कई प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए गांधार से, ऑप्शन बी मथुरा से, ऑप्शन सी वाराणसी से और ऑप्शन डी है आपका गांधार व मथुरा दोनों से। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन डी राइट होगा आपका, मथुरा व गांधार से हुई है। भविष्य में अवतार लेने वाले बुद्ध की कई सारी प्रतिमाएं गांधार व मथुरा दोनों केंद्रों से प्राप्त हुई है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, मथुरा में पहले किसकी पूजा का प्रचलन था? मथुरा में मतलब अब तो भगवान बुद्ध की पूजा का प्रचलन है या भगवान बुद्ध से संबंधित बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं, लेकिन बुद्ध से पहले की बात की जा रही है यहाँ पर कि मथुरा में पहले किसकी पूजा का प्रचलन था। ऑप्शन ए विष्णु की, ऑप्शन बी शिव की, ऑप्शन बी शिव की, ऑप्शन सी बलराम और ऑप्शन डी है आपका नाग। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी बलराम की। मथुरा में पहले बलराम की पूजा का प्रचलन था, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, बुद्ध के शरीर पर कितने लक्षण माने जाते हैं? बुद्ध के शरीर पर कितने लक्षण माने जाते हैं? इसमें आपके पास ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 35 और ऑप्शन डी है आपका 60। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन बी राइट है, भगवान बुद्ध के शरीर पर कितने लक्षण माने जाते हैं, तो ऑप्शन बी राइट है आपका 32 लक्षण माने जाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य मिला है? प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य या प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए कार्ले गुफा से, ऑप्शन बी लोमस ऋषि गुफा से, ऑप्शन डी भाजा गुफा से और ऑप्शन डी जोगीमारा गुफा से। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन बी राइट है आपका, प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य में लोमस ऋषि गुफा से प्राप्त हुआ है, जिसकी नक्काशी लकड़ी के समान या काष्ठ फलक के समान दिखाई देती है। बहुत प्रसिद्ध गुफा है, यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलता रहता है, आप याद रखेंगे। और ये गुफा आपकी मौर्यकालीन गुफा है, आप याद रखेंगे। ये गुफा आपकी मौर्यकालीन गुफा है, लोमस ऋषि गुफा 30वीं शताब्दी को जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय कुबेर गांधार में किस नाम से विख्यात थे? भारतीय कुबेर गांधार में या गांधार शैली में किस नाम से विख्यात थे? ऑप्शन ए अपोलो के नाम से, ऑप्शन बी हरिति, ऑप्शन सी पंचिक और ऑप्शन डी है आपका बेकस। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी राइट होगा, पंचिक के नाम से। भारतीय कुबेर गांधार शैली में पंचिक के नाम से विख्यात थे या प्रसिद्ध थे, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, गांधार शैली में बुद्ध जीवन की कितनी घटनाओं पर मूर्तियां बनी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लक्षण कितने माने गए हैं, लक्षण तो 32 माने गए हैं, लेकिन ये बात कर रहा है कि गांधार शैली में बुद्ध जीवन की कितनी घटनाओं पर मूर्तियां बनी हैं। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी 80। इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी राइट होगा, 60। गांधार शैली में बुद्ध जीवन की घटनाओं पर जो मूर्तियां बनी हैं वो 60 घटनाओं पर मूर्तियां बनी हैं और लक्षण 32 माने जाते हैं। दोनों ही पॉइंट याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, गांधार शैली पर यूनानी प्रभाव होने के कारण, गांधार शैली पर यूनानी प्रभाव होने के कारण अधिकांश मूर्तियां कैसे पत्थर की बनाई गई हैं। ऑप्शन ए काले पत्थर से, ऑप्शन बी संगमरमर पत्थर से, ऑप्शन सी स्लेटी नीले पत्थर से और ऑप्शन डी है आपका ग्रेनाइट पत्थर से। तो उसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, स्लेटी नीले पत्थर से गांधार शैली पर यूनानी प्रभाव होने के कारण अधिकांश मूर्तियां बनी हैं स्लेटी नीले पत्थर से। आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, भरूच की खोज कब हुई थी। भरूच की खोज कब हुई थी। ऑप्शन ए 1879 में, ऑप्शन बी 1896 में, ऑप्शन सी 1873 में और ऑप्शन डी 1883 में। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1873 में भरूच स्तूप की खोज हुई थी। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, नागार्जुन से कितने शिलापट प्राप्त हुए हैं। नागार्जुन से कितने शिलापट प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 600 और ऑप्शन डी 800। इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 400। नागार्जुन से जो शिलापट प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या 400 है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, नागार्जुन कोंडा के स्तूप के मूर्ति शिल्प किसके समान वैभवशाली है। नागार्जुन कोंडा के स्तूप के मूर्ति शिल्प किसके समान वैभवशाली हैं। ऑप्शन आपके पास ए सांची, बी ऑप्शन अमरावती, सी ऑप्शन है आपका भरूच स्तूप और ऑप्शन डी है आपका इन सभी के। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अमरावती के। नागार्जुन कोंडा के स्तूप के मूर्ति शिल्प अमरावती के समान भव्यशाली है या वैभवशाली हैं, आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी राइट है आपका अमरावती स्तूप। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, अमरावती स्तूप की महावेदी का व्यास कितना था। अमरावती स्तूप की वेदी का व्यास कितना था। ऑप्शन ए 194 फीट, ऑप्शन बी 193 फीट, ऑप्शन सी 195 फीट और ऑप्शन डी है आपका 190 फीट। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। अमरावती की महावेदी का जो व्यास है वो 193 फीट है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, गुप्त काल में मूर्ति निर्माण का प्रमुख केंद्र क्या था या कौन सा था। गुप्त काल में मूर्ति निर्माण का प्रमुख केंद्र क्या था। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी गांधार, ऑप्शन सी सारनाथ और ऑप्शन डी है आपका वैशाली। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सारनाथ। गुप्तकालीन मूर्ति निर्माण का जो प्रमुख केंद्र माना जाता है वो सारनाथ माना जाता है और सारनाथ को हम ऋषिपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। ऋषिपट्टनम के नाम से भी जानते हैं और इसे हम
नेट के एग्जाम में मृगदाओं के नाम से भी जानते हैं। ऋषिपट्टनम और मृगदाओं भी कहते हैं ऐसे हम। और सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, विक्रम संवत का आरंभ किस काल में आरंभ हुआ था? विक्रम संवत का आरंभ किस काल में आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए है आपका मौर्य काल में, ऑप्शन बी है आपका कुषाण काल में, ऑप्शन सी है आपका गुप्त काल में, और ऑप्शन डी है आपका सातवाहन काल में। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका, गुप्त काल में। विक्रम संवत का जो आरंभ हुआ था वो गुप्त शासकों के काल में हुआ था, आप याद रखेंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, आपकी ड्राइंग की क्लास से ही संबंधित नहीं, जितनी भी आपकी परीक्षाएं होती है अपनी ड्राइंग के अलावा भी, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन ड्राइंग की परीक्षा के अलावा भी अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, और ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद रखें। बढ़ते हैं साथियों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, गुप्त काल में किस धर्म को प्रमुख माना गया है? गुप्त काल में किस धर्म को प्रमुख माना गया है? ऑप्शन ए जैन धर्म को, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को, ऑप्शन सी ब्राह्मण धर्म को, और ऑप्शन डी है आपका मतावलंबी को। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को गुप्त काल में प्रमुखता दी गई है, आपके बौद्ध धर्म को दी गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है आपका चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी है आपका कुमारगुप्त ने, ऑप्शन सी है आपका हर्षवर्धन ने, और ऑप्शन डी है आपका दंती दुर्ग ने। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, और ये विद्यालय आपका बिहार में है। ये विद्यालय आपका बिहार में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, गुप्त काल को स्वर्ण युग तक ले जाने का श्रेय किसको प्राप्त है? गुप्त काल को स्वर्ण युग तक ले जाने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन को, ऑप्शन बी कुमारगुप्त को, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य को, और ऑप्शन डी है आपका दंती दुर्ग को। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन सी राइट है आपका, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य को है। गुप्त काल को स्वर्ण युग तक ले जाने का युग का श्रेय चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य को जाता है, आप याद रखेंगे। और बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा तेज़ी से ही हम पढ़ते रहेंगे, आप बाद में वीडियो को आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, बुद्ध की बैठी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? भगवान बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मथुरा से, ऑप्शन बी सारनाथ से, ऑप्शन सी गांधार से, और ऑप्शन डी है आपका राजगृह से। तो उसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन बी राइट है आपका, सारनाथ से भगवान बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, आप याद रखेंगे। और बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, बुद्ध की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? भगवान बुद्ध की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी इंग्लैंड से, ऑप्शन सी जापान से, और ऑप्शन डी है आपका भारत से। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से। भगवान बुद्ध की कांसे की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो अमेरिका से प्राप्त हुई है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, देवगढ़ के 10 अवतार मंदिरों में कहाँ के प्रसंगों की
मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं? देवगढ़ के दशावतार मंदिरों में कहाँ के प्रसंगों का मूर्ति शिल्प का उल्लेख किया गया है या मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी है आपका रामायण, ऑप्शन सी अजंता गुफा और ऑप्शन डी है आपका बाघ की गुफाएं। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका बी ऑप्शन राइट होगा। रामायण के प्रसंगों का या मूर्ति शिल्प का निर्माण किया गया है। रामायण के मूर्ति शिल्पों का या प्रसंगों का निर्माण किया गया है देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखेंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, गुप्तकालीन वास्तुकला की विशेषता क्या है? गुप्तकालीन वास्तुकला की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए विहार, ऑप्शन बी चैत्य, ऑप्शन सी स्तूप और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी चैत्य। चैत्य राइट है आपका। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वैसे तो गुप्त काल में जो वास्तुकला का मुख्य रूप से उदाहरण है या विशेषता है वो है मंदिरों का निर्माण, और गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहते हैं क्योंकि इसमें हर विषय वस्तु को लेकर बहुत अच्छा कार्य किया गया है, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से मंदिरों का निर्माण हुआ है और गुप्त काल की ही देन है मंदिरों का निर्माण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, गुप्त काल की कौन सी प्रतिमा ब्राह्मण धर्म की सर्वोत्तम प्रतिमा है? गुप्त काल की कौन सी प्रतिमा ब्राह्मण धर्म की सर्वोत्तम प्रतिमा है? ऑप्शन ए कृष्ण लीला, ऑप्शन बी चतुर्भुजी विष्णु, ऑप्शन सी वराह अवतार और ऑप्शन डी है आपका वामन अवतार। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा ब्राह्मण धर्म की सर्वोत्तम प्रतिमा मानी जाती है गुप्त काल की। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका, आप याद रखेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, कौन सी गुफा भव्य अलंकृत है? कौन सी गुफा भव्य अलंकृत है? ऑप्शन ए भाजा गुफा, ऑप्शन बी लोमस ऋषि गुफा, ऑप्शन सी कार्ले गुफा और ऑप्शन डी है आपका अजंता गुफा। तो उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। कौन सी गुफा भव्य अलंकृत है? तो आपकी भाजा गुफा राइट होती है। भाजा गुफा आपकी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के थाना ज़िले में है, थाना ज़िले में। और भाजा में 22 गुफाएं पाई जाती है। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपका ये था कि भव्य अलंकृत गुफा कौन सी है? भाजा गुफा। ठीक है, सबसे प्राचीन गुफा आपकी तब भी भाजा गुफा लगेगी। लेकिन बात की जाए कि कौन सी गुफा सबसे अलंकृत मानी जाती है, सबसे भव्य, अगर भव्य ना हो, भव्य को हटा के सबसे अलंकृत गुफा कौन सी है आपकी? तो आपकी लोमस ऋषि गुफा है सबसे अलंकृत गुफा, लोमस ऋषि। लेकिन भव्य जहाँ लग जाए, भव्य अलंकृत, तब आपकी भाजा राइट होती है। भव्य से अभिप्राय है कि भव्य विशाल होते हुए भी वो अलंकृत है, लेकिन सबसे ज़्यादा अलंकरण आपका लोमस ऋषि गुफा में हुआ है। दोनों ही पॉइंट आपके महत्वपूर्ण हैं। थोड़ी सी बारीकी और थोड़ी सी डीपनेस का फ़र्क है। क्वेश्चन एक ही है आपका, भव्य अलंकृत होते ही भाजा, लेकिन सबसे अलंकृत गुफा आपकी लोमस ऋषि होगी। ठीक है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, सदैव भगवान बुद्ध के घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सदैव भगवान बुद्ध के घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। ऑप्शन ए कुषाण काल में, ऑप्शन बी है आपका मौर्य काल में और ऑप्शन सी है आपका गुप्त काल में, ऑप्शन डी है आपका सातवाहन काल में। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। गुप्त काल में भगवान बुद्ध के हमेशा घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। ठीक है साथियों, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, बौद्धकालीन स्तूप में सबसे प्राचीन स्तूप है। बौद्धकालीन स्तूप में सबसे प्राचीन स्तूप है। ऑप्शन ए सांची का, ऑप्शन बी सारनाथ का, ऑप्शन सी आपका भरूच का, और ऑप्शन डी आपका अमरावती स्तूप। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। भगवान बुद्ध का जो स्तूप है बौद्धकालीन सबसे प्राचीन स्तूप आपका भरूच स्तूप माना जाता है, और सबसे जो प्रसिद्ध स्तूप है आपका वो सांची का स्तूप है, प्रसिद्ध सांची का स्तूप है। लेकिन बौद्धकालीन सबसे प्राचीन स्तूप आपका भरूच स्तूप माना जाता है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। क्वेश्चन भी आपका दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये बार बार रिपीट होता है। मदुरई मंदिर मीनाक्षी मंदिर जो है आपका, एक तो जो मीनाक्षी मंदिर है ये पार्वती माता को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर पार्वती माता को समर्पित है, और ये आपका मदुरई तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है, आप याद रखेंगे। और जो आपका मीनाक्षी का मंदिर है ये अपने प्रमुख गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। गोपुरम, सबसे ज़्यादा गोपुरम भी आपके मीनाक्षी मंदिर में बने हैं। लगभग 12 गोपुरम का निर्माण हुआ है यहाँ पर, और अपने गोपुरम के लिए जाना जाता है मीनाक्षी मंदिर, जो मदुरई के तमिलनाडु में है। मदुरई तमिलनाडु में है सॉरी, और पार्वती माता को समर्पित है, आप याद रखेंगे। और जो क्वेश्चन आपका है कि जो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है इसका निर्माण किन शासकों ने करवाया था, या किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन ए आपका यशोवर्मन ने, ऑप्शन बी आपका जटिल प्रांतक ने, ऑप्शन सी आपका प्रासंकुक, और ऑप्शन डी आपका जटावर्मन सुंदर ने। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जटावर्मन सुंदर ने करवाया था मदुरई की मीनाक्षी मंदिर का निर्माण। दोस्तों ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है, आप याद रखेंगे। इससे इसके हर एक टॉपिक से क्वेश्चन निकलता है, भले ही किस स्थान पे है, किसको समर्पित है और किस लिए जाना जाता है, आप हर पॉइंट को याद रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है। एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है। ऑप्शन ए है आपका नाग शैली में, ऑप्शन बी है आपका देव शैली में, और ऑप्शन सी है आपका द्रविड़ शैली में, ऑप्शन डी है आपका बेसर शैली में। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, द्रविड़ शैली में बना है। एलोरा का कैलाश मंदिर का जो निर्माण बना हुआ है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए है आपका नरपति कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी है आपका दंती दुर्ग प्रथम, और ऑप्शन सी है आपका विष्णु प्रथम, और ऑप्शन डी है आपका जयसिंह। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका दंती दुर्ग प्रथम। दंती दुर्ग प्रथम को राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, पाँचवीं सदी की सारनाथ से प्राप्त धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा किस काल की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 5वीं सदी की सारनाथ से प्राप्त धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा किस काल की है। ऑप्शन ए कुषाण काल की, ऑप्शन बी गुप्त काल की, ऑप्शन सी है आपका मौर्य काल की, और ऑप्शन डी है आपका सुंग काल की। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर
बी राइट है आपका गुप्त काल की। 5वीं शताब्दी से जो सारनाथ की धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा प्राप्त हुई है वो गुप्त काल की है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, परमार राजवंश ने कहाँ की स्थापत्य व मूर्तिकला को संरक्षण दिया था? परमार राजवंश ने कहाँ की स्थापत्य व मूर्तिकला को संरक्षण दिया था? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी है आपका कन्नौज, ऑप्शन सी है आपका मालवा और ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, मालवा। परमार राजवंश ने मालवा शैली की स्थापत्य और मूर्तिकला को संरक्षण दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, पाल राजवंशों ने कहाँ की स्थापत्य व मूर्तिकला को संरक्षण दिया था? पाल शासकों ने, ऊपर परमार था आपका, नीचे पाल है, आप याद रखेंगे। पाल राजवंशों ने कहाँ की स्थापत्य व मूर्तिकला को संरक्षण दिया था? ऑप्शन ए है आपका कांची, कांचीपुरम भी कहते हैं, ऑप्शन बी है आपका बंगाल स्कूल, ऑप्शन सी आप बंगाल शैली, ऑप्शन सी है आपका तंजौर और ऑप्शन डी है आपका मालवा। तो उसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी बंगाल, बंगाल की। इसमें जो आपके धीमान और रितपाल थे दो, ये संरक्षक माने जाते हैं पाल शैली के, और इन्होंने ही संरक्षण दिया था पाल शैली को, पाल शैली के संस्थापक में इन्हें कहा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, राजा भोज किस राजवंश के प्रतापी शासक थे? राजा भोज किस राजवंश के प्रतापी शासक थे? ऑप्शन ए सैन्य वंश के, ऑप्शन बी चौहान वंश के, ऑप्शन सी पल्लव वंश के और ऑप्शन डी है आपका परमार राजवंश के। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी राइट है, परमार राजवंश के प्रतापी शासक थे राजा भोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, बामियान की विशाल बुद्ध मूर्तियों का काल था? बामियान की विशाल बुद्ध मूर्तियों का काल था। ऑप्शन ए चोल वंश, ऑप्शन बी सुंग वंश, ऑप्शन सी आपका मौर्य वंश और ऑप्शन डी आपका कुषाण वंश। तो इसमें आपका जो राइट जवाब है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, कुषाण वंश। बामियान, सबसे पहले जो तेलंगु का प्रयोग, क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले तेलंगु का प्रयोग किस गुफा में हुआ था? तो तेलंगु का सबसे पहले साक्ष्य भी हमें बामियान की गुफा से मिला है, और इन गुफा का मूर्तियों का जो काल माना जाता है वो कुषाण काल माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी आपका, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 76 क्वेश्चन है आपका, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए आपका दंतिदुर्ग प्रथम ने, ऑप्शन बी है आपका दंतिदुर्ग द्वितीय ने और ऑप्शन सी आपका नरपति कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन डी आपका विष्णुवर्धन ने। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नरपति कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। और जो कैलाश मंदिर है ये एलोरा गुफा की जान कहलाता है। एलोरा में आपकी 34 गुफाएं हैं। ठीक है, इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था, और इसमें जो कैलाश मंदिर है ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा शिव मंदिर माना जाता है, जो गुफा संख्या 16 में स्थित है, और इसका निर्माण नरपति कृष्ण प्रथम ने करवाया था, आप याद रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, छमेंद्र तथा मम्मट
किस शताब्दी से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए है आपका 11वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 12वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी और ऑप्शन डी है आपका 14वीं शताब्दी। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्षमेंद्र और मम्मट का जो संबंध है वो 13वीं शताब्दी से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, एलोरा गुफा की किस गुफा को सबसे पहले खोजा गया था? एलोरा गुफा की किस गुफा को सबसे पहले खोजा गया था? ऑप्शन ए 22 गुफा को, गुफा नंबर 22 को, ऑप्शन बी गुफा संख्या 21 को, ऑप्शन सी गुफा संख्या 24 को और ऑप्शन डी है आपका गुफा संख्या 34 को। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले एलोरा की गुफा संख्या 21 को खोजा गया था। इम्पोर्टेंट है आपका ये भी, और इसे रामेश्वर गुफा के नाम से जानते हैं। बढ़ते हम साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य गुफा संख्या 16 के अलावा और किस गुफा में है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका कई बार क्या हर बार रिपीट होता है। रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य 16 गुफा के अलावा और किस गुफा में है? ऑप्शन ए गुफा संख्या 30, ऑप्शन बी गुफा संख्या 32, ऑप्शन सी गुफा संख्या 14 और ऑप्शन डी है आपका गुफा संख्या 15। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। गुफा संख्या 14 में भी रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य अंकित है गुफा संख्या 16 के अलावा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है? त्रिमूर्ति का सम्मान दोस्तों आपका एलिफेंटा गुफा से है। एलिफेंटा गुफा से है आपका। इसे हम धारापुरी के नाम से भी जानते हैं, धारापुरी। और ये गुफा आपकी महाराष्ट्र में है। इसकी प्रसिद्ध मूर्ति है आपकी त्रिमूर्ति, जिसमें ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा महेश शिव की त्रिमूर्ति का अंकन किया गया है। और यही इम्पोर्टेंट है आपके एलिफेंटा गुफा से, जो बार बार रिपीट होती है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है। इसकी जो ऑप्शन है आपके, ए है आपका 19 फीट, बी ऑप्शन है आपका 18 फीट और सी ऑप्शन है आपका 22 फीट और डी ऑप्शन है आपका 20 फीट। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। त्रिमूर्ति की जो हाइट है या माप है वो 18 फीट ऊंची है और ये अपने अलंकृत मुकुट के लिए जानी जाती है। तीनों हुई मूर्ति के जो मुकुट है वो 6-6 फीट के बने हैं। इसमें अलंकृत मुकुट का अंकन बहुत सुंदर किया गया है, आप याद रखेंगे। और त्रिमूर्ति के ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ है दोस्तों। डेट का तो फिक्स नहीं पता, लेकिन डाक टिकट बना हुआ है। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, अष्टभुजी नटेश शिव किस मूर्ति से संबंधित है? अष्टभुजी नटेश शिव किस मूर्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए गंगाधर से, ऑप्शन बी कल्याण सुंदर शिव से, ऑप्शन सी आपका त्रिमूर्ति से, ऑप्शन डी है आपका शिव तांडव से। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका, शिव तांडव से। अष्टभुजी नटेश शिव की जो मूर्ति है वो शिव तांडव से संबंधित है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, एलोरा की कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंधित है? एलोरा की कौन सी गुफा? दोस्तों जो एलोरा है ये आपकी बौद्ध, ब्राह्मण और हिंदू तीनों धर्मों से संबंध रखती है। और इसमें ही तीनों जो गुफाएं है आपकी तीनों धर्म से बटी हुई है। तो इसीलिए कौन सी गुफा किस धर्म से है ये अपने जो ऑफलाइन स्टूडेंट पढ़ते हैं या जो मेरे से जो साथी पढ़े हुए हैं उन्हें भली भांति पता है। तो ये उस विषय पे ही बात कर रहा है आपसे कि एलोरा की कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंध रखती है।
तो आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है आपका गुफा संख्या 16, ऑप्शन बी है आपका गुफा संख्या 22, ऑप्शन सी है आपका गुफा संख्या 14 और ऑप्शन डी है आपका गुफा संख्या 32। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। 32 गुफा को 32वीं गुफा जैन धर्म से संबंध रखती है। ठीक है, जो लास्ट की 5 गुफाएँ हैं वो जैन धर्म से संबंध रखती हैं, आप याद रखेंगे। और स्टार्ट की जो 12 गुफाएँ हैं वो बौद्ध धर्म से है, बाकी बीच की आप जान ले किस धर्म से है। 12 ब्राह्मण, 5 जैन और बाकी गुफा शिव धर्म से, शैव धर्म से संबंधित है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, राष्ट्रकूट राजवंश का समय काल क्या है? राष्ट्रकूट राजवंश का समय काल क्या है? ऑप्शन ए है आपके पास 760 से 970 और ऑप्शन बी आपका 770 से 990, ऑप्शन सी आपका 750 से 973, ऑप्शन डी आपका 740 से 975। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, 750 से 973 राइट जवाब है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, गंगा अवतरण का दृश्य मामल्लपुरम में किस रथ में है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। गंगा अवतरण का दृश्य मामल्लपुरम में या महाबलीपुरम में किस रथ से प्राप्त हुआ है? ये जो आपका महाबलीपुरम है या मामल्लपुरम है, इसे हम सप्तपकोड़ा के नाम से जानते हैं। सप्तपकोड़ा, सप्तैगोड़ा, क्योंकि यहाँ से 7 मंदिरों का 7 रथ मंदिर प्राप्त हुए हैं, इसी कारण इसे हम सप्तपकोड़ा के नाम से जानते हैं। तो हर एक मंदिर का अलग अलग नाम है, आप जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो गंगा अवतरण के दृश्य है, गंगा नामक जिसे हम भगीरथ की तपस्या भी कहते हैं, इसका जो रिलीफ है, इसका जो दृश्य है, ये महाबलीपुरम में किस रथ मंदिर से प्राप्त हुआ है? और यहाँ से 7 रथ मंदिर प्राप्त हुए हैं, तो कौन से में गंगा अवतरण का दृश्य दिखाया गया है? ऑप्शन ए है आपका द्रौपदी रथ से, ऑप्शन बी है आपका गणेश रथ से, ऑप्शन सी आपका पिंडारी रथ से और ऑप्शन डी है आपका अर्जुन रथ से। तो जिसमें आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, अर्जुन रथ से। अर्जुन रथ से गंगा अवतरण का दृश्य दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों। और जो आपका द्रौपदी रथ मंदिर है ये सबसे छोटा है और अलंकृत है, इसलिए जाना जाता है। किसी रोज़ इनके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे, फिलहाल यही याद रखेंगे। गंगा अवतरण नामक चित्र राजा रवि वर्मा का है, राजा रवि वर्मा का चित्र है गंगा अवतरण। और गंगा अवतरण म्यूरल है आपका नंदलाल बोस का और रिलीफ आपका महाबलीपुरम में। ठीक है। और अवतार सिंह पवार ने भी गंगा अवतरण नामक चित्र का निर्माण किया है। कई सारी चीज़ हो गई दोस्तों। नंबर 1 गंगा अवतरण रिलीफ, पॉइंट 1 रिलीफ। गंगा अवतरण रिलीफ तो आपका महाबलीपुरम में है। ठीक है। चित्र किस किस का है? चित्र है आपका राजा रवि वर्मा का चित्र है, राजा रवि वर्मा का चित्र है। और अवतार सिंह पवार जो आपके मूर्तिकार हैं, अवतार सिंह पवार का चित्र है। ठीक है। अवतार सिंह पवार का और राजा रवि वर्मा का चित्र है। गंगा अवतरण रिलीफ है आपका महाबलीपुरम में। लेकिन अगर बात की जाए कि म्यूरल किसका है, म्यूरल है आपका नंदलाल बोस का म्यूरल है, भित्ति चित्र है ये नंदलाल बोस का, नंदलाल बोस। ठीक है। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रिपीट होते रहते हैं सभी के सभी क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, कैलाश मंदिर के शिखर की ऊंचाई कितनी है? कैलाश मंदिर के शिखर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए है आपका 95 फीट, ऑप्शन बी है आपका ऑप्शन ए है आपका 97 फीट, ऑप्शन बी है आपका 95 फीट, ऑप्शन सी है आपका 92 फीट और ऑप्शन डी है आपका 90 फीट। तो उसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है,
कैलाश मंदिर के जो शिखर की ऊंचाई है वो 95 फीट है। आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, पाल काल का महत्वपूर्ण केंद्र था। पाल काल का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन ए महाकूट, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आपका नालंदा, ऑप्शन डी आपका कहानेरी। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी नालंदा। पाल वंश का या पाल काल का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो नालंदा था। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, दो स्त्री द्वारपालों के रूप में दंडधारी मूर्तियाँ। दो स्त्री द्वारपालों के रूप में दंडधारी मूर्तियाँ महाबलीपुरम के किस रथ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए है आपका गणेश रथ से, ऑप्शन बी है आपका धर्मराज रथ से, ऑप्शन सी है आपका द्रौपदी रथ से, और ऑप्शन डी है आपका अर्जुन रथ से। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, द्रौपदी रथ से। दो स्त्री द्वारपालों के रूप में जो अंकित है मूर्ति के रूप में, वो द्रौपदी रथ से प्राप्त हुई है। आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, पाल वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। पाल वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन ए 7वीं में, ऑप्शन बी है आपका 8वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी आपका 9वीं में, और ऑप्शन डी है आपका 12वीं शताब्दी में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 8वीं शताब्दी में, क्योंकि लगभग 730 या 750 समथिंग टाइम आता है। तो 750 अर्थात 8वीं शताब्दी में पाल वंश की स्थापना हुई थी। आप याद रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, भगीरथ की तपस्या। भगीरथ की तपस्या अर्थात गंगा अवतरण। गंगा अवतरण का जो रिलीफ जिसके पीछे हम जो अभी हमने पीछे जिस पे चर्चा की है, अवतरण, गंगा अवतरण, भगीरथ की तपस्या या गंगा अवतरण जो रिलीफ है उसकी माप क्या है। भगीरथ की तपस्या गंगा अवतरण की जो माप है वो क्या है। ऑप्शन ए है आपका 90 गुणा 40 फीट है, ऑप्शन बी है आपका 90 गुणा 30 फीट है, ऑप्शन सी है आपका 90 गुणा 50 फीट है, ऑप्शन डी है आपका 90 गुणा 20 फीट है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, 90 गुणा 30 फीट राइट जवाब है। उसकी माप मानी जाती है गंगा अवतरण की। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, गुज्जर प्रतिहार राजवंश का समयकाल क्या है। गुज्जर प्रतिहार राजवंश का समयकाल क्या है। ऑप्शन ए है आपका 850 से 900 ईस्वी, बी ऑप्शन है आपका 700 से 1000 शताब्दी, सॉरी प्रथम शताब्दी या 10वीं शताब्दी, ऑप्शन सी आपका 750 से 1019, ऑप्शन डी आपका 750 से 1019 सॉरी 1119। तो उसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका 725 से, ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका 725 से 1019 राइट है आपका, अर्थात 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी गुज्जर प्रतिहार राजवंश का समयकाल माना जाता है। आप याद रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, कल्याण सुंदर शिव पार्वती विवाह मूर्ति किस समय की है। कल्याण सुंदर शिव पार्वती विवाह मूर्ति किस समय की है। ऑप्शन ए है आपका 9वीं शताब्दी की, ऑप्शन बी है आपका 11वीं शताब्दी की, ऑप्शन सी है आपका 8वीं शताब्दी की, और ऑप्शन डी है आपका 12वीं शताब्दी की। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, 8वीं शताब्दी की है। कल्याण सुंदर शिव पार्वती की जो विवाह मूर्ति है वो 8वीं शताब्दी की है। आप याद रखेंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, पूर्वी भारत की शिल्पकला के जन्मदाता कौन थे। ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल,
ऑप्शन सी धीमान, ऑप्शन डी आपका शीशपाल। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी धीमान, धीमान और वित्तपाल। धीमान और वित्तपाल जो है पूर्वी अर्थात पालशाली की बात कर रहा है क्वेश्चन। पालशाली के जो जन्मदाता है वो शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध थे आपके धीमान और वित्तपाल। ये आपका राइट आंसर है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी आपका दोस्तों रिपीट हो जाता है कि जो धीमान और वित्तपाल है ये किस कला के लिए जाने जाते हैं। तो ये पालशाली के तो संस्थापक हैं और ये शिल्प कला के लिए जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, प्रतिहार कला किस काल की मूर्ति कला का विकास है। प्रतिहार कला किस काल की मूर्ति कला का विकास है। ऑप्शन ए है आपका पाल वंश, ऑप्शन बी है आपका राष्ट्रकूट और ऑप्शन सी है आपका पल्लव, ऑप्शन डी है आपका गुप्त वंश। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका गुप्त राजवंश। प्रतिहार कला किस कला की मूर्ति कला का विकास है, तो गुप्त वंश की मूर्ति कला का विकास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखेंगे। और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, सूर्यपुत्र का क्या नाम था। सूर्यपुत्र का क्या नाम था। ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी मेघ, ऑप्शन सी मुनि और ऑप्शन डी है आपका मनु। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, मनु। सूर्यपुत्र का नाम मनु था, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। छाजनदार वास्तु की शैली कहाँ की है। छाजनदार वास्तु की शैली कहाँ की है या छाजनदार वास्तुकला कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका एलोरा की, ऑप्शन बी आपका पल्लव की, ऑप्शन सी आपका महाबलीपुरम की और ऑप्शन डी है आपका ऐहोल वंश की। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, महाबलीपुरम की है। छाजनदार वास्तुकला की शैली कहाँ की है, तो महाबलीपुरम की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 आपका, अशोक के समान विचारधारा वाला शासक कौन था। अशोक के समान विचारधारा वाला शासक कौन था। ऑप्शन ए आपका शैलेंद्र, ऑप्शन बी आपका मेघवर्मन, ऑप्शन सी आपका तिस्य, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी राजा तिस। राजा तिस अशोक के समान विचारधारा वाला शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 आपका लिखा है कि लैंड का संबंध किससे है। लैंड का संबंध किससे है। ऑप्शन ए मूर्ति से, ऑप्शन बी है आपका मंदिरों से, ऑप्शन सी आपका गुफा से और ऑप्शन डी आपका स्तंभों से। तो उसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, मंदिरों से। लैंड का संबंध मंदिरों से है क्योंकि जो मंदिर गुफा के अंदर बने होते हैं उन्हें हम लैंड मंदिर कहते हैं। लैंड मंदिर, ठीक है। लैंड मंदिर क्या होते हैं, जो मंदिर गुफा के अंदर, जैसे आपकी अजंता गुफा हो गई, एलोरा की गुफा हो गई, और जो एलोरा की गुफा के अंदर जो मंदिर बने हैं जैसे आपका कैलाशनाथ मंदिर है, तो उन्हें हम लैंड मंदिर कहते हैं, ठीक है। तो लैंड का संबंध मंदिरों से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, सांची के प्रख्यात स्तूप का निर्माण, सांची के प्रख्यात स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए है आपका राजा कनिष्ठ, ऑप्शन बी है आपका अशोक, ऑप्शन सी आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है आपका पुष्यमित्र। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका अशोक।
सांची के प्रख्यात स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक के काल में हुआ था और ये आपका मौर्य काल को जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों मेरा आपसे यही अनुरोध है, यही आग्रह है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, और आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट टिक का जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 99 आपका, भीमरथ किस शैली में बना है? भीमरथ किस शैली में बना है? ऑप्शन ए है आपका द्रविड़ शैली में, ऑप्शन बी है आपका नागर शैली में, ऑप्शन सी आपका देव शैली में, और ऑप्शन डी है आपका बेरसर शैली में। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, द्रविड़ शैली में बना है आपका भीमरथ मंदिर। ठीक है साथियों, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने आज की वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं साथियों। अगर आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन पढ़ाए हुए अच्छे लगे तो आप कमेंट लिखकर जरूर बताएं। आगे ही आपकी 100 नंबर की स्थापत्य क्लास की वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपके कुछ सल्तनत कालीन क्वेश्चन होंगे, जैसे मकबरे, मस्जिद, गुम्बदों को लेकर, और कुछ क्वेश्चन आपके स्थापत्य कला से मंदिरों से भी रह जाते हैं, उन सबको शामिल किया जाएगा। बस अपना कमेंट लिखकर आप सुझाव दें। और चलते हैं हम अपने आज की वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, लखीसराय से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किस शैली का सुंदर उदाहरण है? लखीसराय से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किस शैली का सुंदर उदाहरण है? ऑप्शन ए है आपका पल्लव राजवंश, ऑप्शन बी है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, ऑप्शन सी है आपका पाल वंश, और ऑप्शन डी आपका राष्ट्रकूट वंश। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, पाल वंश का लखीसराय से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा किस शैली का सुंदर उदाहरण है? तो पाल शैली का सुंदर उदाहरण है, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। आज के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ।